नमस्कार। आज हम चल रहे हैं समय में पीछे, एक ऐसी खोई हुई दुनिया में जिसके रहस्य आज भी सुलझे नहीं हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बड़े बड़े शहर हजारों साल पहले वीरान हो गए और जिनकी कहानी आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो हमारी जासूसी शुरू होती है इस छोटी सी मुहर से। जरा देखिए इस पे बने जानवर को और इन अजीब से निशानों को। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास चीजों में से एक है, लेकिन इस पर लिखा क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये निशान एक ऐसी भाषा के हैं जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये हमारी जांच का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखिए, हमें इनकी लिखी कोई किताबें या कोई इतिहास तो मिला नहीं है, तो हम जो कुछ भी जानते हैं वो उन चीजों से जानते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो एक इतिहासकार या एक पुरातत्वविद, आप कह सकते हैं, एक जासूस की तरह काम करता है। वो इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। मिट्टी के बर्तन का हर एक टुकड़ा, हर एक मन का हर औजार हमें उनकी जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ बताता है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। अब जरा बात करते हैं कि ये सभ्यता कितनी बड़ी थी, कितनी पुरानी थी। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड शहरी सभ्यता थी, जो नदियों के किनारे फली फूली। इतिहासकार समझने में आसानी के लिए इस सभ्यता को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक था शुरुआती दौर, जब बस्तियां बस ही रही थीं। फिर आया परिपक्व हड़प्पा का दौर, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। यही वो टाइम था जब इनके शहर अपने पीक पर थे, अपनी बुलंदी पर थे। और फिर आया उत्तर हड़प्पा का दौर, जब ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये आपको बताएगा कि यह सभ्यता कितनी कितनी विशाल थी। उस समय की जो दूसरी बड़ी सभ्यताएं थीं, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिलाकर भी इसका क्षेत्रफल ज्यादा था। मतलब ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई संस्कृति थी। और ये सिर्फ कोई खाली जमीन नहीं थी, यहाँ बड़े बड़े प्रॉपर शहर थे। पुरातत्वविदों ने राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे कम से कम 5 बड़े शहरी सेंटर्स की पहचान की है। ये शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। सोचिए, उस जमाने में ग्रिड पैटर्न पे बनी सड़कें, नालियां, ये सब एक बहुत ही एडवांस्ड गवर्नेंस और सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। तो चलिए अब थोड़ा इन शहरों की गलियों में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी कैसे रही होगी। क्या खाते थे वो लोग, कैसे रहते थे? हमें सबूत मिलते हैं जले हुए अनाज के दानों से। इससे पता चलता है कि वो गेहूं और जौ जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। दालें, चना और तिल भी उनकी डाइट का हिस्सा थे। गुजरात जैसे इलाकों से बाजरे के भी दाने मिले हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ शाकाहारी थे, मछली और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते थे। अब ये जो टेराकोटा का बैल है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ऐसी कलाकृतियां हमें बताती हैं कि खेती के लिए जानवर कितने ज़रूरी थे। बैल का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए होता था। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी और नॉलेज की बात है जिससे वो अपने इतने बड़े बड़े शहरों का पेट भर पाते थे। और ये हमें कैसे पता? खुदाई में मिली जानवरों की हड्डियों से। इनसे पता चलता है कि वो कई तरह के जानवर पालते थे। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ये सारे जानवर उन्हें दूध, मांस और दूसरी जरूरी चीजें देते थे, जो शहरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। चलिए अब वापस घूमकर उन्हीं मोहरों पर आते हैं जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। ये सिर्फ खूबसूरत कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि इतिहासकारों के लिए ये उस सभ्यता की इकोनॉमी और सोसाइटी को समझने की एक चाबी की तरह हैं। ये मोहरें ज्यादातर सेल खड़ी नाम के एक नर्म पत्थर से बनती थी। इनका इस्तेमाल शायद ट्रेड में होता होगा, सामान की क्वालिटी या मालिक की पहचान बताने के लिए, एक तरह की स्टैंपिंग। लेकिन इन पर बने जानवरों का शायद कोई गहरा धार्मिक मतलब भी हो सकता है, जो उनके विश्वासों की एक ऐसी झलक है जिसे हम अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और यही सबसे बड़ी दीवार है हमारे सामने। जब तक हम इस लिपि को, इन लिखावटों को पढ़ नहीं लेते, तब तक हड़प्पा के लोगों की सोच, उनका धर्म, उनका शासन, इन सब के बारे में हमारी जानकारी अधूरी ही रहेगी। उनकी अपनी आवाज हमेशा के लिए खामोश है, जब तक कोई इस कोड को तोड़ नहीं लेता। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। एक इतनी एडवांस्ड और फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्यों हो गए उनके बड़े बड़े शहर वीरान? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकारों में जबरदस्त बहस होती है।
1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ तो ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सभ्यता की नींव हिला दी। पर वो क्या था? कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, कई थ्योरीज जरूर हैं। जो सबसे मजबूत थियरीज हैं वो पर्यावरण से जुड़ी हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज, जंगलों का कटना, बहुत ज्यादा बाढ़ आना, या फिर नदियों का सूख जाना या अपना रास्ता बदल लेना। यह हमें दिखाता है कि पुरानी सभ्यताएं अपने पर्यावरण पर कितना ज्यादा निर्भर थीं। उनकी कामयाबी नदियों पर टिकी थी, और जब नदियां बदलीं तो उनकी दुनिया भी बदल गई। और हमारे पास इस डिक्लाइन के, इस पतन के पक्के पुरातात्विक सबूत भी हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद वो एक जैसी मोहरें, एक जैसी लिपि, एक जैसे वजन के बाट, ये सब गायब होने लगे। इनकी जगह लोकल स्टाइल की चीजों ने ले ली। ये साफ इशारा करता है कि जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था वो टूट रहा था और लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर जा रहे थे। तो आखिर में हड़प्पा सभ्यता हमें क्या सिखाती है? ये हमें एक बहुत ही शानदार शहरी अतीत की झलक तो देती है, पर अपने पीछे छोड़ जाती है कई अनसुलझे सवाल। जब 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को इस सभ्यता के बारे में बताया ना, तो उसने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एस.एन. राव का ये कहना इस खोज के महत्व को बहुत अच्छे से बताता है। इस एक खोज ने भारत के इतिहास को सीधा 3000 साल और पीछे धकेल दिया। और आज भी ये खोजबीन जारी है। मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ, उसका असली मकसद क्या था? क्या पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित था या आम था? समाज में स्त्री पुरुष के रिश्ते कैसे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही लोग आगे चलकर वैदिक लोग बने? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इतिहासकार आज भी ढूंढ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और तथ्यों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली खोज है। हर नई खुदाई के साथ नए सुराग मिलते हैं, लेकिन शायद कुछ रहस्य हमेशा हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे। शायद हम उनकी पूरी कहानी कभी ना जान पाएं, लेकिन इसी कोशिश में ही तो इतिहास का असली रोमांच छिपा है।